Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about apoptosis. Apoptosis means caspase dependent program cell death. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि apoptosis में caspase का क्या रोल होता है. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है apoptosis की. It is programmed regulated cell death in which cell destroy itself in a controlled manner without causing inflammation. Means सेल खुद को ही डिस्ट्रॉय करता है कंट्रोल मैनर में कि बिना किसी इन्फ्लेमेशन के. ठीक है, उसके बाद है जो एपोप्टोसिस होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है नॉर्मल डेवलपमेंटल के लिए. ठीक है, और मेंटेनिंग टिश्यू होम्योस्टैसिस को भी ये मेंटेन करता है. अब हम एपोप्टोसिस में कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल देखे हैं. तो कैस्पेस का मतलब क्या होता है. कैस्पेस मीन्स होता है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस. मतलब ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम की फैमिली से आता है. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है. मेनली ये क्या करता है, जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होती हैं उनको क्लीवेज करता है. ठीक है, और डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करता है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन करता है और एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन करता है. तो हम बेसिक एपोप्टोसिस के बारे में देखें. अब ये क्या होता है, ये कंट्रोल होता है जीन से. ठीक है, एपोप्टोसिस कंट्रोल बाय जीन एंड अफेक्ट सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, इट कैन बी, ये तो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है. जो एपोप्टोसिस होता है वो एक्टिव फेनोमेना होता है. इसमें जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, डैमेज नहीं होता है बेसमेंट. बल्कि नेक्रोसिस में जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहती है, वो डैमेज हो जाती है. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एपोप्टोसिस में कौन सी जीन एसोसिएटेड होती है. जैसे कुछ जीन होती है जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करती है, कुछ इनिबिट करती है, कुछ बैलेंस करती है. तो जो प्रमोट करती है उसको प्रो एपोप्टोटिक जीन कहते हैं. उसके एग्जाम्पल हैं बैक्स P53 जीन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और BCL-XS. ठीक है, और जो इनहिबिट करती है उसको एंटी एपोप्टोटिक जीन कहते हैं. उसका एग्जाम्पल है BCL2, BCL-XL, MCL1 और सेक्सस्टेरॉइड. और सेंसर जो होता है वो एपोप्टोसिस को बैलेंस करता है. उसके एग्जाम्पल हैं बिग प्यूमा और नोक्सा जीन. ठीक है, अब इस तरीके से ये जीन जो होती हैं एपोप्टोसिस में एसोसिएटेड होती हैं. ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे जैसे एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी है, पैथोलॉजिकल भी है. अब फिजियोलॉजिकल का एग्जांपल देखें तो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस सीन इन द एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, और कहाँ पे होता है, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल में होता है. जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम की सेडिंग होती है, सेल्फ रिएक्टिव B एंड T सेल. ठीक है, अब इस तरीके से अब देखेंगे पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस. तो जो पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस होता है उसके एग्जांपल्स हैं डीएनए डैमेज, या तो रेडिएशन की वजह से, ड्रग्स की वजह से डीएनए डैमेज हो गया, डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जैसे पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई या सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट. ठीक है, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस देखने को मिलेगा. ठीक है, वायरल इन्फेक्शन ऑफ हिपैटोसाइट क्या है, लीवर की जो फंक्शनल यूनिट होती है ना हिपैटोसाइट, उसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है. और उसमें सबसे पहले हम क्या दिखेगा, कॉन्सिलमेंट बॉडी जिसको एपोप्टोटिक बॉडी कहते हैं वो भी दिखता है. ठीक है, और पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में भी दिखता है. अब इस तरीके से एपोप्टोसिस में कौन से जीन इन्वॉल्व हैं, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल के क्या एग्जाम्पल हैं. अब हम देखेंगे एपोप्टोसिस का पाथवे. मतलब दो तरीके से एपोप्टोसिस होता है, एक इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है, दूसरा जो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे. अब इंट्रिंसिक पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले क्या हो जाता है, ग्रोथ फैक्टर डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, जब ग्रोथ फैक्टर डिक्रीज हो जाता है तो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर कम हो जाता है. जो एपोप्टोसिस को रोकने वाली फैक्टर है वो कम हो जाता है. यानी कौन से फैक्टर हैं, BCL2. ठीक है, उनका एक्टिवेशन कम हो गया. जब एपोप्टोसिस के रोकने वाले फैक्टर कम हो जाते हैं तो जो एपोप्टोसिस कॉज करते हैं यानी प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर बैक और बैक्स जो होती हैं तुम्हारा वो एक्टिवेट हो जाती है. तो BCL2 की जगह पे बैक्स ये जो होती है प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर होती हैं ये एक्टिवेट हो गए. अब ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया की परमिबिलिटी को बढ़ाती हैं, जिससे साइटोक्रोम C जो होती है साइटोप्लाज्म में लीक हो जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाता है तो एक्टिवेशन ऑफ APAF1, ये क्या है,
एपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 एक्टिवेट हो जाता है। अब वो क्या करता है, कैस्पेज 9 जो कि इनिशिएटर कैस्पेज होता है उसको एक्टिवेट करता है। अब ये कैस्पेज 9 जो होता है कैस्पेज 3, 6, 7 जो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, अब ये जो होती हैं अंडरगो क्या करते हैं, एक्टिवेशन कर देती हैं 2 एंजाइम होती हैं, प्रोटीएज और एंडोन्यूक्लियेजेस। ठीक है, ये इनको एक्टिवेट कर देती हैं जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से ये इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे हुआ। उसके बाद है एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है उसमें क्या होता है, जैसे कोई सीवियर डैमेज हो गया, फास्ट लाइगेंड TNF अल्फा रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है तुम्हारा, ये जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, फास्ट लाइगेंड TNF अल्फा के जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ जो होते हैं अटैच होते हैं, वहाँ पे ट्राइमराइजेशन होता है। ठीक है, ट्राइमराइजेशन होने के बाद जो एक्टिवेशन हो जाता है फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन FADD का। ठीक है, अब ये प्रो कैस्पेज 8 को कैस्पेज 8 में चेंज कर देते हैं। कैस्पेज 8 क्या, ये इनिशिएटर कैस्पेज ये भी है, एनिमल में होता है कैस्पेज 8, कैस्पेज 10 जो होता है ह्यूमन में होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, कैस्पेज 3, 6, 7 का एक्टिवेशन हो जाता है, सेम जो इंट्रिंसिक पाथवे में था उसके बाद कॉमन पाथवे हो गया ये 3, 6, 7। तो ये प्रोटीएज एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 पाथवे हो गए। अब हम देखेंगे फीचर्स क्या हैं एपोप्टोसिस के, मतलब एपोप्टोसिस में क्या क्या होता है। जब ये दोनों एंजाइम एक्टिवेशन होता है यही सेल डेथ कराते हैं। ठीक है, तो सेल का साइज जो होती कम हो जाता है। एपोप्टोसिस में श्रिंकेज होता है। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि जो होती प्रोटीज ये एक्टिवेट हुआ तो ये प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करता है जिसकी वजह से सेल साइज कम हो जाती है, और ये अर्लीस्ट चेंजेस में से एक ये भी होता है। ठीक है, सेकेंड है क्रोमैटिन कंडेंसेशन, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो गया इसकी वजह से क्या होता है, क्रोमैटिन में जैसे क्लम्प हो जाता है, तो कंडेंसेशन। ठीक है, और एपोप्टोसिस में जो होती हैं जो मेन हॉलमार्क फीचर जो होता है वो भी क्रोमैटिन कंडेंसेशन ही है। ठीक, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट रहता है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जैसे ये एपोप्टोसिस के फीचर हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये नॉर्मल सेल है, उसमें श्रिंकेज होता है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन पहला फीचर तो हो गया। ये माइक्रोस्कोपिक जो फीचर होता है सेल श्रिंकेज और क्रोमैटिन कंडेंसेशन। सेकंड होता है मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो गया। ठीक, मेम्ब्रेन में ब्लेब का फॉर्मेशन। थर्ड है न्यूक्लियर जो होती है कोलैप्स हो जाती क्योंकि न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो गया, कंट्रीब्यूटिंग ब्लेबिंग हो जाती है। ठीक है, एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, और एपोप्टोटिक बॉडी का फेगोसाइटोसिस हो जाता है मैक्रोफेजेस के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से ये एपोप्टोसिस की फीचर्स हो गए। ठीक, अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम देखेंगे तो एपोप्टोसिस कैसे दिखती है। न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो दिखती है स्टेप लैडन पैटर्न में। ठीक है, स्मीयर पैटर्न में भी होता है लेकिन स्टेप लैडन पैटर्न ज़्यादा होता है। अगर स्टेनिंग कराएंगे तो स्टेनिंग किससे होती है एपोप्टोसिस की, एनेक्सिन 5। ठीक है, इस तरीके से एपोप्टोसिस कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।